नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। एक और ट्रेडिंग वीक कंप्लीट हो चुका है और मार्केट में स्ट्रेंथ कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। निफ्टी 50 17,750 के ऊपर क्लोज हुआ है। वीकली हाई और वीकली लो के बीच में 500 पॉइंट का डिफरेंस है। मार्केट शुरू हुआ, थोड़ी तेजी देखने को मिली, गिरावट देखने को मिली, लो टूट गया, फिर से तेजी देखने को मिली। जहां से शुरू किया था उसी लेवल पे क्लोज हो चुका है, इसीलिए मार्केट ने इस हफ्ते फ्लैट रिटर्न्स बना कर दिए हैं। तो नेक्स्ट वीक मार्केट से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, कौन से स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले FII DII एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। FII और DII दोनों ने 2 दिन तो खरीदारी की, लेकिन उसके बाद FIIs ने 3 ही दिनों में ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ की सेलिंग कर दी है। जबकि DIIs के बारे में बात करें, वो इतना खरीद नहीं पाए हैं। 2,500 करोड़ के आसपास की खरीदारी दिखाई पड़ती है। यही वो रीजन है कि पिछले 2-3 दिन में मार्केट में थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिला, लेकिन मेरे हिसाब से हालत बहुत ज्यादा खराब नहीं है, पहले की तरह खराब नहीं है जब FIIs रोज रोज सेल करते थे। अभी फिर में बीच में थोड़ी बहुत आपको बाइंग नजर आती है। तो ओवरऑल इक्विटी मार्केट की हालत फिलहाल FII DII के हिसाब से तो ठीक ठाक ही नजर आती है। पिछले 3 दिन में माहौल थोड़ा सा खराब होता हुआ नजर आया है। कमोडिटी के बारे में बात करते हैं। क्रूड ऑयल के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे ऑलमोस्ट उसी लेवल पे है जहां पर हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था। ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सपोर्ट है। ये लेवल टूट जाता है तो अच्छी खासी गिरावट क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकती है और इक्विटी मार्केट के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर ये वापस ऊपर जाता है तो इक्विटी मार्केट के लिए खराब सिचुएशन हमें दिखाई पड़ सकती है। नेचुरल गैस के बारे में बात करें तो जब ये युद्ध चल रहा था तभी नेचुरल गैस में कोई खास तेजी नहीं आई थी, क्रूड ऑयल में बहुत तेजी आई थी, लेकिन अभी नेचुरल गैस आपको कंटिन्यूअसली भागता हुआ नजर आया है। तो CGD कंपनीज के लिए, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जैसे कि IGL, MGL के लिए ये नेगेटिव बात नजर आती है। गोल्ड के बारे में बात करें तो गोल्ड आप देख पाएंगे वापस हमें यहाँ पर थोड़ा बहुत स्ट्रांग होता हुआ नजर आया। अभी फिलहाल तो रेंज में नजर आता है, लेकिन बार बार अपने हायर साइड को ये टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये 52,000 का लेवल टूट जाता है तो वापस हमें 1-2 हज़ार की रैली देखने को मिल सकती है। तो इक्विटी मार्केट के लिए नेगेटिव संकेत हो जाता है। जनरली अगर गोल्ड ऊपर जाता है तो इक्विटी में थोड़ा बहुत टेंशन होगा, ऐसी मान्यता दिखाई पड़ती है। कुछ भी खराब होता है वर्ल्ड में, कुछ भी यहाँ पर टेंशन क्रिएट हो जाता है तो सबसे पहले इक्विटी गिरते हैं, उसके बाद आपको गोल्ड भागता हुआ नजर आता है। तो इसीलिए माना जाता है गोल्ड ऊपर जा रहा है मतलब इक्विटी में टेंशन हो सकता है। US डॉलर इंडियन रुपी के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे डॉलर में स्ट्रेंथ आ गई थी, लेकिन वापस हमें ये वीक होता हुआ नजर आया। इंडियन रुपी वापस स्ट्रांग होता हुआ नजर आया है। तो फिलहाल मार्केट को ये सपोर्ट कर रहा है। ये जो बात है कि अभी रुपी हमारा थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो चुका है, पिछले कुछ समय से टॉप से नीचे आ चुका है, ये हमें फिलहाल अच्छी सिचुएशन शॉर्ट टर्म के लिए नजर आती है। S&P 500 के बारे में बात करें, US मार्केट्स के बारे में बात करें, जैसा कि हमने डिस्कस किया था लास्ट टू लास्ट वीक में कि 4600 का लेवल एक रेजिस्टेंस है। यहाँ से अगर एक झटका देखने को मिल जाता है तो ज़्यादा टेंशन लेना नहीं चाहिए। 1-2 बार हमें ऐसे फॉल्स देखने को मिले, मार्केट नीचे आता हुआ नजर आया, लेकिन अब भी स्ट्रॉन्ग ही है। जब तक ये 4400 के ऊपर है तब तक ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से बाउंस होकर ये वापस ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर 4400 पे सपोर्ट लेते हुए ये नीचे चले जाता है तो वापस हमें वीकनेस देखने को मिल सकती है। सिर्फ US मार्केट में नहीं, हमारी मार्केट भी हमें वीक होती हुई नजर आ सकती है। नेक्स्ट वीक इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात करें तो मंडे को TCS, बिरला टायर्स और केशोराम इंडस्ट्री के अर्निंग्स हैं। चाइना का इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है। ट्यूसडे को इंडिया का IIP का और इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है और हैथवे केबल और डेटाकॉम के अर्निंग्स हैं। वेडनेसडे को इन्फोसिस और डेन नेटवर्क्स के अर्निंग्स हैं और हरिओम पाइप इंडस्ट्री का IPO लिस्ट होने वाला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिचुएशन अर्निंग्स हमें दिखाई पड़ती है। मेन तो TCS और इन्फोसिस के अर्निंग्स हैं। थर्सडे को तो इक्विटी मार्केट क्लोज है और ECB इंटरेस्ट रेट का डिसीजन भी आने वाला है। फ्राइडे को भी इक्विटी मार्केट क्लोज्ड है। चाइना हाउस प्राइस इंडेक्स का डेटा आने वाला है और सैटरडे को HDFC बैंक, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इनकी अर्निंग्स आने वाली है। तो फिलहाल डेटा तो देखिए, इन्फ्लेशन भी आ रहा है, IIP का भी डेटा आ रहा है, लेकिन अभी मार्केट का फोकस अर्निंग्स पर ज्यादा होगा। TCS, इन्फोसिस और HDFC बैंक, ये 3 मेन यहां पर हमें दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट वीक इनके रिजल्ट्स कैसे आते हैं, इससे मार्केट का डायरेक्शन हमें पता चल सकता है।
निफ्टी के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 16,000 के आज से हमें यह रिटर्न होता हुआ नजर आया, वहां से हमें एक अच्छी रैली देखने को मिली, 18,000 के ऊपर निकल चुका था। उसका मेन रीजन ये है कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का मर्जर का न्यूज आया तो एक अच्छी रैली देखने को मिली, लेकिन वापस हम ये नीचे भी आता हुआ नजर आया। फिलहाल यहाँ पर ये सपोर्ट लेकर वापस ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। इसलिए मैंने आपको बताया एफआईआई डीआईआई का जो डेटा है पिछले 3 दिनों का माहौल थोड़ा सा खराब नजर आता है, लेकिन ओवरऑल जो अच्छा ही चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 17,500 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, यहाँ से हमें तेजी देखने को मिली, तो यहाँ से हम ये वापस ऊपर भी जाता हुआ नजर आता है। एटलीस्ट ये कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर जाए। फिलहाल ये निफ्टी अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है और यहाँ पर सीक्वेंस भी आप देख सकते हैं, 20 सबसे ऊपर है, उसके बाद 50 है, उसके बाद 100 है और उसके बाद 200 है। तो यहाँ पर बुलिश सीक्वेंस आपको नजर आता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट में हमें एक टाइप ऑफ डोजी कैंडल बनती हुई नजर आई है। एग्जैक्टली डोजी कैंडल तो नहीं है, लेकिन जहां से शुरू किया था वहीं पर आपको ये क्लोज भी होता हुआ नजर आता है। ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। कोई भी अगर स्टॉक या फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, कोई भी इंडेक्स ले लीजिए, कहीं पर भी अगर आपको ब्रेकआउट चेक करना है, ब्रेकआउट हो रहा है स्टॉक, तो उसके लिए ब्रेकआउट के लेवल पे यानी कि रेजिस्टेंस के लेवल पे जितना ज़्यादा वो टाइम स्पेंड करेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा है, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था, गिरावट देखने को मिली, 4 हफ्ते कंटिन्यूस तेजी आई थी। तो ये जो कंटिन्यूस तेजी होती है उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट होगा, उसके चांसेस थोड़े बहुत कम हो जाते हैं। रिट्रेसमेंट तो होना ही है, यहाँ पर कंटिन्यूस रिट्रेसमेंट देखने को मिला, फिर बाद में भी गिरावट देखने को मिली। यहाँ पर देखिए 2 वीक तेजी आई, फिर 1 वीक मार्केट शांत रहा, फिर से तेजी आई, फिर से 1 वीक मार्केट शांत रहा। तो यहाँ पर अगर ऐसा 2-3 महीने और भी निकल जाते हैं तो भी कोई इश्यू नहीं है, आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब भी ऐसा कॉन्सोलिडेशन बढ़ा देखने को मिला तो रैली भी उतनी बड़ी होती है। यहाँ पर भी 2 महीना कॉन्सोलिडेशन हुआ, उसके बाद अच्छी रैली देखने को मिली। तो फिलहाल के लिए तो मार्केट इनडिसिसिव नजर आता है। ये लो और ये हाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके नीचे जाता है तो थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर मिल सकता है, इसके ऊपर जाता है थोड़ा बाइंग प्रेशर आता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन ओवरऑल मार्केट हमें एक रेंज में ट्रेड करती हुई नजर आ सकती है। मिड कैप के बारे में बात करें तो मिड कैप में भी पिछले कुछ समय में अच्छी रैली देखने को मिली है, और जब निफ्टी 50 नीचे आ रहा था तब यहां पर हमें गिरावट देखने को नहीं मिली है, तो सिचुएशन बेहतर होती हुई नजर आती है। तेजी देखने को मिल रही है, 20 डेज की मूविंग एवरेज ने क्रॉसओवर भी कर दिया है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पे आप नजर आएंगे कि यहाँ पर एक अच्छी रैली नजर आती है। 5-6 हफ्ते हो चुके हैं, 5 हफ्ते हो चुके हैं कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल्स देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट तो एक्सपेक्ट करनी चाहिए। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर आपको तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आए, इस लेवल तक पहुंच जाए, उसके बाद हमें एक रेड कैंडल का निर्माण होता हुआ नजर आ सकता है। जैसा कि मैंने आपको निफ्टी के चार्ट पे समझाया, अगर ब्रेकआउट होना है तो थोड़ा आपको स्लोली ऊपर जाके कंसोलिडेट करके फिर एक अच्छा ब्रेकआउट होता है, तो वहां पर ज़्यादा कन्विक्शन के साथ, ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ हम खरीदारी कर सकते हैं, बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार की तेज़ी देखने को मिल रही है, एक वी शेप रिकवरी नजर आती है, तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट होकर ये ऊपर जाएगा तो ज़्यादा बेहतर हमें यहाँ पर कन्विक्शन हो सकता है और अच्छी क्वांटिटी हम खरीद सकते हैं। स्मॉल कैप के बारे में बात करें तो स्मॉल कैप में भी पिछले कुछ समय में अच्छी रैली देखने को मिली। जब निफ्टी गिरा था तब ये हमें गिरता हुआ नजर नहीं आया। मूविंग एवरेजेस के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा कम स्ट्रेंथ आपको स्मॉल कैप में दिखाई पड़ती है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे यहाँ पर हमें तेज़ी के संकेत दिखाई पड़ते हैं। लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे पहुँच चुका है, तो इस वीक हमें ऊपर की क्लोजिंग आ चुकी है, तो ये हमारा पहला संकेत हो चुका है कि ट्रेंड स्मॉल कैप में रिवर्स हो चुका है। जनरली लार्ज कैप सबसे पहले रिकवर करता है, फिर मिड कैप, फिर स्मॉल कैप, वही होता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर तो देखिए आपको बीच में कई पॉज भी देखने को मिले, 2 वीक पॉज किया, उसके बाद मोमेंटम देखने को मिला, तो यहाँ पर हम पॉज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस रेजिस्टेंस के आसपास थोड़ा बहुत पॉज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद ये रैली हमें कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। तो ओवरऑल तीनों इंडाइसेस, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, तीनों ही हमें ओवरऑल स्ट्रॉन्ग होते हुए नजर आए हैं, जहां पर सीक्वेंस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लार्ज कैप, उसके बाद मिड कैप, उसके बाद स्मॉल कैप। अब इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जहां पर हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है एवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी कि डीमार्ट। 2,69,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है, 182 का पी रेशियो है, क्लियरली कंपनी ओवर वैल्यूड है, उसमें कोई डाउट नहीं है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें, फाइनेंशियल ट्रेंड तो बहुत अच्छा है, रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ है, कोविड की वजह से रेवेन्यू नीचे आया था। प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें, अच्छी ग्रोथ नजर आती है, कोविड की वजह से प्रॉफिट्स भी हमें नीचे आते हुए नजर आए, लेकिन ओवरऑल कोविड को अगर हम हटा
बता भी दे, एक्सेप्ट कोविड आपको फाइनेंशियल ट्रेंड तो बहुत अच्छा नजर आता है, बहुत अच्छी ग्रोथ इस कंपनी में दिखाई पड़ती है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 6000 के लेवल से स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। अब ये स्टॉक 4000 पे एक ऑलरेडी बेस बना चुका है। फरवरी मार्च 2 महीने हो चुके हैं, ये तीसरा महीना चल रहा है कि ये इसी बेस के सपोर्ट पर हमें ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। 200 डेज के मूविंग एवरेज पे 2 महीने से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में नजर आता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, वैल्यूएशन महंगा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, तो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लेकर भी खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर चाहे 3950 के आसपास का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी हमारा फेवर में आ जाता है। हमने ऑलरेडी एक डिटेल डिस्कशन किया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पे आपको लिंक मिल जाएगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। दूसरा स्टॉक है डाबर इंडिया। 97,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 53 का पी रेशियो है। वैल्यूएशन यहाँ पर भी स्लाइटली प्रीमियम ही चलता हुआ नजर आता है, जबकि पूरे एफएमसीजी सेक्टर में आपको 40, 50, 60, 80 तक के पी रेशियो चलते हुए नजर आते हैं। तो उस हिसाब से इंडस्ट्री एवरेज के साथ ही चल रहा है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ट्रेंड डिसेंट नजर आता है, बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है, लेकिन आपको हर साल थोड़ी ग्रोथ नजर आती है। प्रॉफिटेबिलिटी में भी सेम केस हमें दिखाई पड़ता है। स्टॉक हमें 650 के लेवल से 500 तक आता हुआ नजर आया। परसेंटेज टर्म्स में कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं हुई है, लेकिन डाबर इसी प्रकार से मूव करता है, जब बढ़ता भी है तो कोई बहुत बड़ा गेन नहीं होता है, और जब गिरता भी है तो बहुत बड़ी गिरावट भी देखने को नहीं मिलती। लेकिन फिलहाल ये स्टॉक हमें 500 के आसपास, 550 के आसपास एक बेस बनाता हुआ नजर आता है, और ब्रेकआउट का कंडीशन यहाँ पर दिखाई पड़ता है आर या पार वाले लेवल पे। जैसे ही ये स्टॉक हमें ये 560, 570 के ऊपर जाता हुआ नजर आएगा तो एक अच्छी रैली स्टॉक में देखने को मिल सकती है। 650, 700 ये सारे जो लेवल्स हैं, अपने पुराने ऑल टाइम हाई की तरफ ये बढ़ सकता है। वीकली चार्ट पर भी आप देख सकते हैं, इसके लिए 100 वीक्स का मूविंग एवरेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। जब भी यहाँ पर आता है सपोर्ट लेकर ऊपर चला जाता है। फिलहाल तो ये थोड़ा बहुत नीचे भी आया था, और वहाँ से हमें सपोर्ट लेकर कॉन्सोलिडेट करके ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर आप एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। तीसरा स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक। 3.5 लाख करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है, 32 का पी रेशियो है। बैंकिंग स्टॉक में प्राइस टू बुक रेशियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 4.1, 4.2 के आसपास का प्राइस टू बुक रेशियो है, तो वैल्यूएशन तो प्रीमियम नजर आता है। लेकिन फाइनेंशियल ट्रेंड भी काफ़ी अच्छा है। आप देख पाएंगे कंटिन्यूअस ग्रोथ हमें रेवेन्यूज़ में देखने को मिली है। प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यूअसली ऊपर जाती हुई नजर आती है, तो फाइनेंशियल ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा हेल्दी नजर आता है। स्टॉक हमें 2200 के लेवल से 1700 तक आता हुआ नजर आया, और यहाँ पर ये वापस बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। ऑलरेडी 1700 के लेवल पे पहले भी ये बेस बना चुका है। वीकली चार्ट पे ज़्यादा क्लियरली पता चलेगा। आप देख पाएंगे पूरा 2021 इसने आधा टाइम तो ये 1700 के लेवल पे ही टाइम स्पेंड किया था, सपोर्ट लेकर ये ऊपर गया था, वापस उसी लेवल पे आ चुका है। एक अच्छा स्टॉक है, एक अच्छे लेवल पे दिखाई पड़ता है। पुराना ऑल टाइम हाई भी यहाँ पर था। मंथली चार्ट में भी आप देख सकते हैं 20 मंथ्स के मूविंग एवरेज पे ऑलरेडी ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। पास्ट में कई बार सपोर्ट लेकर इसी लेवल से हमें ये भागता हुआ नजर आया है, तो यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।